हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का बायोलॉजी, जिसमें सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे जैव प्रक्रम। तो फ्रेंड्स, जैव प्रक्रम को इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो लाइफ प्रोसेस है, ये दैनिक जीवन में, पादप में और बोल सकते हैं सजीवों में, यानी कि जीव जंतुओं में किस प्रकार का देखा जाता है लाइफ प्रोसेस, उसे हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे समझिएगा, लाइफ प्रोसेस कहने का मतलब लाइफ के बारे में जो तय करेगा, लाइफ में जो सुचारू ढंग से क्रियाएं होगी, उसे हम लाइफ प्रोसेस का नाम दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहले इसकी परिभाषा को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। परिभाषा लोग इस पर लिखिएगा जैव प्रक्रम का, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों में अनुरक्षण यानी कि बचाव होता है, उसे जैव प्रक्रम कहा जाता है। तो ये रही जैव प्रक्रम की डिफिनेशन। मैंने यहाँ पे एक वर्ड आपको बोला, क्या बोला? अनुरक्षण के बारे में। अनुरक्षण यानी कि बचाव, तो उसे हम लोग समझ लेते हैं। अनुरक्षण होती क्या है, जब बोल सकते हैं आपको सबसे पहला चैप्टर पढ़ाएंगे न्यूट्रिशन, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? पोषण। पोषण चैप्टर आपको पढ़ने के लिए ये मिलेगा, उसमें आपको पढ़ने के लिए कि जो जीव जंतु है पोषक तत्व ग्रहण करता है, यानी कि हम लोग के एग्जाम्पल एक यहाँ पे ले लेते हैं। मनुष्य क्या करता है? पोषक तत्व ग्रहण करता है। जैसे कि उसमें क्या खाता है? चावल, दाल, मीट, मांस, दूध, ये जितना खाद्य पदार्थ है भोजन को ग्रहण करता। उसके द्वारा इसको क्या मिलने वाला पोषक तत्व मिलता? क्या उससे पोषक तत्व मिलता? उसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन इत्यादि ये सब मिलता है पोषक तत्व से। उसे जब ग्रहण करता है मनुष्य, यानी कि हम लोग जब ग्रहण करते हैं उसे, तो उससे एक प्रकार के बोल सकते हैं ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा। और ऊर्जा प्राप्त होने के दौरान हम लोग किसी कार्य को करने में सक्षम बनते हैं, और कार्य जब करते हैं तो हम लोग में एक वृद्धि और विकास का क्षमता को, योग्यता को प्रदान करता है। ठीक है, तो ये सारी क्रिया हम लोग इसमें पढ़ने वाले, ये हम लोग इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? पोषण कर सकते हैं। अब हम लोग इस जैव प्रक्रम चैप्टर में कम से कम आप लोग को मैं यहाँ पे बता दूं, आप लोग को सबसे पहला चैप्टर पढ़ाएंगे पोषण के बारे में, और सेकंड चैप्टर आपका श्वसन होगा, थर्ड चैप्टर आपका परिवहन होगा, फोर्थ चैप्टर आपका उत्सर्जन होगा, और 5 चैप्टर आपका समन्वय एवं नियंत्रण होगा, और छठा जो चैप्टर आपका होगा जनन के बारे में, जिसे हम लोग रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चार से 5 से 6 जो चैप्टर है आप लोगों को पढ़ने के लिए नहीं, मैं यहाँ पे सिखाने की पूरा कोशिश करूंगा कि आपके माइंड में ये बायोलॉजी किस प्रकार समझ में आ सके, उसमें पूरे प्रयास के साथ यहाँ पे समझाऊंगा। तो सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन यानी कि पोषण के बारे में। तो सबसे पहले पोषण की परिभाषा हम लोग यहाँ पे दे लेते हैं। सबसे पहले हम लोग टॉपिक देख लेते हैं पोषक तत्व के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहला टॉपिक जो आपका है पोषक तत्व, इसको हम लोग समझ लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा पोषक तत्व को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसकी परिभाषा लोग समझिएगा, पोषक तत्व किसे कहते हैं। तो परिभाषा लिखने से पहले यहाँ पे समझिएगा, जैसे कि हम लोग पोषक तत्व के रूप में हम लोग पदार्थ को, यानी कि भोज्य पदार्थ के द्वारा पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं। जैसे कि हम लोग जब चावल खाते हैं तो उससे क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। दलहन चीज खाते हैं, दलहन पदार्थों को खाते हैं तो उससे क्या मिलता है? प्रोटीन। और तेलहन चीज जब खाते हैं, तेलहन पदार्थ को जब खाते हैं उससे क्या मिलती है? वसा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए पोषक तत्व क्या है। जब हम लोग ग्रहण क्या किए, हम लोग एग्जाम्पल में लिखिएगा, ग्रहण क्या किए हम लोग? चावल को हम लोग क्या किए? ग्रहण यानी कि खाएं। तो इसको खाने के दौरान इससे हम लोग को मिलता है कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ओके, अब यहां पे देखिए दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट मिल गया किसको खाने से? चावल खाने से। ओके, यहां पे नेक्स्ट आपका है दाल, यानी कि दलहन फसल जब खाते, दलहन चीजों को, दलहन पदार्थों को खाते हैं तो उससे हम लोग को मिलता है पोषक तत्व, तो उससे मिलता है प्रोटीन। क्या मिलता है? प्रोटीन। इससे प्रोटीन मिलता है। ओके, नेक्स्ट आपका है तेलहन पदार्थों को जब खाते हैं हम लोग तो उससे क्या मिलता है? उससे मिलता है वसा। क्या मिलता है? वसा। ओके, तो ये हो गया पोषक तत्व के बारे में, यानी कि ये आपका पोषक तत्व है दोस्तों। ओके, यहाँ पे ये पोषक तत्व आपका हो गया, जो कि हम लोग ये भोज्य पदार्थ जब खाते हैं तो ये पोषक तत्व हम लोग को ग्रहण होता है, यानी कि प्राप्त होता है। तो लिखिएगा डिफरेंस आप लोग इस प्रकार, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, तो यहाँ पे लिखिएगा आप लोग इस प्रकार, वह तत्व जो हमारे भोज्य पदार्थ में उपस्थित होता है उसे पोषक तत्व कहा जाता है। ये रही इसकी परिभाषा। नेक्स्ट आप लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, पोषक तत्व के बाद पोषण के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। पोषण क्या होता है, जो कि हम लोग यही चैप्टर को पढ़ना है पोषण के बारे में। पोषण, और पोषण को बारे में समझने से पहले इसके इंग्लिश वर्ड को जरा समझने का प्रयास करेंगे। इंग्लिश इसका होता है न्यूट्रिशन। क्या होता है? न्यूट्रिशन।
न्यूट्रिशन, इसका इंग्लिश क्या हो गया? न्यूट्रिशन। तो फ्रेंड्स न्यूट्रिशन आप उसे बोल सकते हैं, सबसे पहले परिभाषा वो लिखिएगा, परिभाषा इस पर लिख सकते हैं, जब जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनसे ऊर्जा प्राप्त करके अपने वृद्धि और विकास में उपयोग करता है, उसे पोषण कहा जाता है। अब इसको हम लोग तोड़कर अच्छे तरीका से समझते हैं। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे सबसे पहली बात यहाँ पे मैं क्या बताया? पोषक तत्व के बारे में। तो ये आपका पोषक तत्व ये हो गया। तो यहाँ पे मैं केवल लिख रहा हूँ तत्व, ठीक है, आप लोग पोषक तत्व समझ लीजिए। तो यहाँ पे ये तत्व हो गया। तो ये पोषक तत्व को क्या किया सजीव? सबसे पहले इसको तो ग्रहण किया, यानी कि खाया। तो ग्रहण करने के बाद इनसे क्या मिल गया? एनर्जी मिला। तो एनर्जी जब मिला दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि जीव हो या बोल सकते हैं हम लोग हो, एनर्जी मिलने के बाद कोई ना कोई कार्य को करते हैं, यानी कि सुचारू रूप से करना स्टार्ट करते हैं। यानी कि जब ताकत आता है शरीर में, बॉडी में ताकत आ जाती है, शक्ति आ जाती है, तब उसका इस्तेमाल हम लोग कहीं पे ना कहीं पे लगाते हैं, प्रयोग करते हैं। तो एनर्जी आने के बाद आप लोग याद रखिए, जब एनर्जी आया पोषक तत्व ग्रहण करने से, ग्रहण किए, क्या किए हम लोग? ग्रहण यानी कि खाएं। ओके, तो ग्रहण की एनर्जी आया, तब हम लोग इसको क्या करते हैं? वर्क करते हैं। क्या करते हैं? वर्क, यानी कि वर्क कर दिए हम लोग, यहाँ पे वर्क करेंगे। तो वर्क करने से हम लोगों में, यानी कि कार्य को करने से, कार्य हम लोग किए, तो वर्क करने से हम लोग में एक और घटना होती है। उसके बाद हम लोग का बॉडी जो होता है, जीव का जो बॉडी होता है, वृद्धि करने लगता है, विकास करने लगता है, वृद्धि करने लगता है। क्या करने लगता है? वृद्धि। तो यहाँ पे लिखिएगा वृद्धि, और एक और टॉपिक यहाँ पे डाल देना, विकास। क्या होने लगता है? विकास। तो यहाँ पे समझ गए होंगे आप लोग क्या होता है पोषक तत्व ग्रहण करने से। ओके, तो मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या क्या जीव? सबसे पहले पोषक तत्वों को ग्रहण किया, यानी केवल पदार्थ को ग्रहण कर लिया अपने बॉडी में। ग्रहण करने के बाद, खाने के बाद, ये पोषक तत्व से उसे क्या मिल गया? एनर्जी मिल गया। एनर्जी मिलने के बाद वो क्या करेगा? वो किसी कार्य को करेगा, किसी वर्क करेगा। तो वर्क को करेगा वो, तो उसमें क्या होगा? वृद्धि होगा। क्या होगा? वृद्धि। और साथ ही साथ वृद्धि होने के बाद उसके विकास भी होना संभव है। तो उस जीव का विकास होना संभव है, तब समझेंगे वो क्या हो रहा है? पोषण हो रहा है सजीवों में। क्या हो रहा है? पोषण। ओके, ये आपको समझाने का जो तरीका था मैंने समझा दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आपको लिखेगा, यहाँ पे पोषण के प्रकार। तो पोषण के हम लोग दो टाइप से पढ़ने वाले हैं, पर पोषण के प्रकार हम लोग दो टाइप से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार। तो पोषण के प्रकार दोस्तों दो टाइप से हम लोग लिखने वाले हैं। यहाँ पे जरा देखिएगा, फर्स्ट टाइप का नाम है आपका ऑटोट्रॉफिक। क्या लिखेगा? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसी को बोला जाता है दोस्तों, हिंदी बोलेगा स्वपोषण। क्या बोलना है? स्वपोषण। ये स्वपोषण है क्या? जरा उसको जरा समझिएगा। तो स्वपोषण हम लोग उसे बोल सकते हैं, स्वपोषण उसे बोलेगा पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वयं संश्लेषित करता है, उसे स्वपोषण कहा जाता है। ये अभी परिभाषा आप लोग लिखे, मैं सेकंड प्रकार को भी यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर हम लोग इसको बारी बारी से पढ़ने वाले। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा, इसके सेकंड प्रकार को आप लोग लिखेगा हेट्रोट्रॉफिक। क्या लिखेगा? हेट्रोट्रॉफिक। तो ये आपका हो गया हेट्रोट्रॉफिक, यहाँ पे लिखना है। हेट्रोट्रॉफिक, इसी को एक और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कह सकते हैं। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, इसी को बोला जाता है हिंदी में परपोषण। क्या बोलते हैं? परपोषण। ओके, ये हो गया परपोषण के बारे में और स्वपोषण के बारे में। आपको सबसे
फर्स्ट टाइप पढ़ाते हैं स्वपोषण, जो कि मैंने अभी डिफिनेशन इसके बारे में दिया। इसका डिफिनेशन किस पर लिख सकते हैं स्वपोषण का? तो स्वपोषण का डिफिनेशन आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। स्टार्ट इसी टॉपिक से हम लोग करने वाले, यहाँ पे लिखिएगा आप लोग स्वपोषण का डिफिनेशन। सबसे पहले स्वपोषण, तो स्वपोषण उसे बोल सकते हैं दोस्तों, स्वपोषण उसे बोलेगा पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि या वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, स्वयं बनाता है, उसे स्वपोषण कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो ये इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा हरे पेड़ पौधे। क्या हो जाएगा? हरे पेड़ पौधे। तो यहाँ पे लिखेगा हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे। ओके, तो ये हरे पेड़ पौधे क्या हो गया? एग्जाम्पल। यहाँ पे डिफिनेशन एग्जाम्पल मैंने दोनों बता दिया। अब इसी का एक और भाई है, यानी कि इसी का बोल सकते हैं एक फैमिली है जिसका नाम क्या है? स्वपोषी। क्या बोलेंगे? स्वपोषी। तो स्वपोषी क्या है, किसे कहेंगे, जरा उसको देखिए। आप लोग को यानी कि छात्रों को ये पता चल रहा होगा कि सर स्वपोषण और स्वपोषी दोनों तो एक ही लग रहा है। नहीं, बोल सकते एक ही नहीं है, यहाँ पे समझने का बोल सकते हैं कि फिर है केवल। यहाँ पे लिखिएगा इसको हेटेरोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ। ये जरा देखिए, हेटेरोट्रॉफ हम लोग बोल सकते हैं जीव को। क्या बोलिएगा? जीव। जो बोल सकते हैं कि उस प्रक्रिया में भोजन को क्या कर रहा है? बना रहा है। जैसे कि यहाँ पे ये जीव जो है, ये बोल सकते हैं ये जो पादप है यानी कि हरे पेड़ पौधा जो है, इस प्रक्रिया में यानी कि पोषण स्वपोषण प्रक्रिया में, स्वपोषण विधि में क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है। ओके, लेकिन ये जो जीव है हरा पेड़ पौधा, उसे स्वपोषी कर रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? स्वपोषी क्या कर रहा है? हरे पेड़ पौधे क्या कर रहा है? भोजन को निर्माण कर रहा है। क्या बोल सकते हैं? स्वयं कर रहा है, स्वयं बना रहा है भोजन को। तो इससे हम लोग स्वपोषी हरे पेड़ पौधों को बोलेंगे। तो लिख सकते हैं स्वपोषी उसे बोल सकते हैं स्वपोषण विधि द्वारा जो जीव अपना भोजन बनाता है, अपना भोजन तैयार करता है, उसे स्वपोषी कहा जाता है। जैसे कि हरे पेड़ पौधे क्या करता है? अपना भोजन स्वयं बनाता है। ओके, ये हो गया इसके बारे में। अब यहाँ पे देखिए स्वपोषी आप लोग समझ गए। थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं, इसको हेटेरोट्रॉफ के बारे में। ओके, तो हेटेरोट्रॉफ जो कहा जाता है, ये दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना, दो ग्रीक वर्डों से। ग्रीक कहते हैं किसको है? तो ग्रीक दोस्तों यूनान को कहा जाता है। किसको कहते हैं? यूनान को। याद रखिए, ग्रीक किसको कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। यानी कि एक यूनान शब्द है कौन? ग्रीक। ओके, तो यहां पे से बोल सकते हैं ये दो ग्रीक वर्ड में हम लोग इसको लिखने वाले हेटेरोट्रॉफ को। हेटेरोट्रॉफ नहीं याद रखिएगा, इसका आपको सॉरी यहां पे मैं गलत बता दिया। यहां पे जरा देखिए, इसका मैंने क्या लिखा था? ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक, इसका इंग्लिश क्या हो गया? ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफ यहां पे लिखेगा ऑटोट्रॉफ। ओके, ये ऑटोट्रॉफ जो हो गया, इसका अर्थ हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। स्वपोषी का इंग्लिश क्या होगा? ऑटोट्रॉफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्वपोषी का मतलब मैंने समझा दिया, और इसके बाद क्या बता रहे हैं? तो ऑटोट्रॉफ जो है ये दो वर्डों से मिलकर बना। कितने वर्डों से मिलकर बना? दो वर्डों से। तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है। यहाँ पे जरा देखिए ऑटोट्रॉफ, तो ये दो ग्रीक वर्ड जो जिसको बोल रहे हैं, पहला वर्ड का नाम है आपका, पहला शब्द का नाम लिखिएगा। पहला शब्द का नाम है आपका ऑटो। क्या नाम है? ऑटो। आप लोग वो मत समझिए जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। ऑटो मतलब वो ऑटो नहीं जो बोल सकते हैं रोड पे चलता, वो ऑटो नहीं, ये दूसरा ऑटो की बात किया जा रहा है। तो ऑटो का अर्थ यहाँ पे होता है, ऑटो का अर्थ याद रखना स्वयं। क्या होता है? स्वयं। स्वयं याद रखिए, या इसी को एक और बोलते हैं स्वतः। क्या बोलते हैं? स्वतः। नहीं तो ठेठ भाषा में याद रखिए, खुद से, स्वयं से, स्वतः। ओके, तो ऑटो का अर्थ ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे लिख रहे हैं आपको ट्रॉफ का अर्थ होता है दोस्तों, ट्रॉफ का अर्थ लिखिएगा पोषण। क्या होता है? पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। तो फ्रेंड्स
इस वर्ड से हमको ये सीखने के लिए मिल रहा है, लगता है कि स्वयं पोषण जो करेगा उसी को तो स्वपोषी कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वपोषी कहेंगे। ओके, आप लोग ये बात समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पे। ओके, अब हमको देखते हैं इससे जो रिलेटेड टॉपिक हुआ उसे समझने का प्रयास करेंगे। आपको हम ये वाला जो टॉपिक है बाद में पढ़ाने वाला हूँ, सबसे पहले इस टॉपिक को क्लियर पूरे अच्छे तरीके से मैं आप लोग को देने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा। हाँ, अब यहाँ जरा देखिए, इससे रिलेटेड टॉपिकों को मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। ओके, तो क्लोरोफिल है क्या, जरा उससे याद रखिए। तो फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, क्लोरोफिल आप उसे बोल सकते हैं, क्लोरोफिल आप उसे नाम दीजिएगा। ये जो है एक प्रकार का वर्णक है। यहाँ पे लिखे हैं क्या? वर्णक है। ये एक प्रकार का वर्णक है। चलिए, खोपड़ी में नहीं गया आप लोग को, मान लेते हैं नहीं गया। ठीक है, वर्णक को ही बोला जाता है रंजक। क्या बोलेगा? रंजक। ठीक है, ये बात भी सर दिमाग में नहीं गया। रंजक नहीं समझ में आया तो समझिए रंग। ये तो समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं। तो यहाँ पे जरा देखिए, क्लोरोफिल को क्या बोल रहे हैं? वर्णक, रंजक या रंग बोल दीजिए। अब ये है कहाँ पे? तो ये जो है आपका पेड़ पौधा के पत्ती में है। तो लिखिएगा, ये जो है आपका पेड़ पौधा के पत्ती में पाया जाता है वर्णक, यानी कि जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? क्लोरोफिल बोल रहे हैं। आप लोग परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हैं, पेड़ पौधा के पत्ती में एक विशेष प्रकार का वर्णक पाई जाती है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। ये रही इसकी परिभाषा। ओके, अब यहां पे जरा देखना होगी इसके बारे में। वर्णक किसे कहते हैं वो हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको याद रखिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक है उसे आप लोग बोलेगा अस्टोमाटा। क्या बोलना है? अस्टोमाटा, या इसी को बोलते हैं रंध्र। रंध्र, क्या बोलते हैं? रंध्र, अस्टोमाटा या रंध्र। रंध्र जो यहाँ पे है, रंध्र हिंदी नाम हो गया, अस्टोमाटा आपका इंग्लिश नाम है। ओके, अब यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अस्टोमाटा किसको बोल सकते हैं? पेड़ पौधा के पत्ती में जो छोटे छोटे छिद्र पाई जाती है उसे अस्टोमाटा या रंध्र कहते हैं। आप लोग पत्ती हाथ पर रखकर देखिए, उसे देखिएगा उसमें कि छोटे छोटे दाने जैसा छिद्र देखने को मिलेगा, लेकिन पूरा छिद्र नहीं होता है, उसमें दाने जैसा देखने के लिए मिलता है। उस छिद्र को नाम क्या बोलते हैं? अस्टोमाटा या क्या बोलते हैं? रंध्र कहते हैं। आप लोग ये बात सीख गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है हरित लवक। हरित लवक या इसी को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है आपका इंग्लिश वर्ड हो गया, और हरित लवक जो है आपका ये हिंदी वर्ड आपका हो गया, हिंदी शब्द हो गया। तो इसे आप लोग याद रखिए इस प्रकार, हरित लवक उसे बोल सकते हैं। पेड़ पौधे की जो रचना है, बोल सकते हैं पौधे की जो पत्ती की रचना है सबका अलग अलग है। आपसे मैं ये पूछूं, यहाँ पे एक बात मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि पेड़ पौधा का जो पत्ती है, सही पेड़ पौधा का सबका एक जैसा है तो नहीं, उसका जो पत्ती का बनावट है यानी कि आकार है, रचना है, सबका अलग अलग है। तो सबका अलग अलग बनावट है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे ये समझें कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है यानी कि हरित लवक है, सबका पत्ती का बनावट क्या होता है? अलग अलग। उसी को हम लोग हरित लवक या क्या नाम दे रहे हैं? क्लोरोप्लास्ट बोल रहे हैं। तो लिखिएगा इस प्रकार, पेड़ पौधे की पत्ती में एक विशेष प्रकार की बनावट होती है, विशेष प्रकार की रचना पाई जाती है पेड़ पौधा के पत्ती में, उसी रचना को, उसी बनावट को हम लोग हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ओके, जो कि मैं फिगर में आप लोग को बताने वाला हूँ डॉट करके। ओके, तो ये टॉपिक हो गया, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको समझा सकूं। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया इरेज। अब यहाँ दोस्तों आपको पढ़ाते हैं इसके बारे में, प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो यहाँ पे लिखिए प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, इसी को आप लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ओके, तो इसका इंग्लिश आप लोग लिख लेना फोटोसिंथेसिस।
अब यहाँ पे दोस्तों इसकी डेफिनेशन यानी कि इसकी परिभाषा से हम लोग स्टार्ट करने वाले। इसकी परिभाषा किस प्रकार दिया जा सकता है, तो परिभाषा हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। इसका परिभाषा दीजिएगा, जिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन ग्लूकोज का निर्माण करते हैं उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ये आप लोग परिभाषा लिख सकते हैं। आप लोग को बुक में इसका जो परिभाषा मैंने शॉर्ट तरीके से दिया, ये भी परिभाषा आपको है, और बोल सकते हैं लंबे चौड़े परिभाषा अगर देना चाहते हैं तो वो भी परिभाषा आपको बुक में मौजूद है। दोनों तरीका से आप लोग लिख सकते हैं। बिहार बोर्ड का जो बोल सकते देने वाला जांच करने वाला टीचर जो होता है वो गलती नहीं करने वाला, आप लोग दोनों तरीका से लिख सकते हैं। हाँ ओके, अब यहाँ पे जरा देखिए, परिभाषा की बात हो गया। अब इसके कारक को समझ लेते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन कौन से कारक मौजूद होते हैं, इस्तेमाल किया था, प्रयोग किया था, जिससे पेड़ पौधा के पत्ती में क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है। तो कारक के बारे में समझ लेते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में कि प्रकाश संश्लेषण के कितने कारक होते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के 4 कारक होते हैं। तो यहाँ पे लिखिए कारक के बारे में, कारक यानी कि करने वाला, ठीक है। यहाँ पे कारक क्या होती है, ठीक है। तो जो प्रकाश प्रक्रिया में जो कार्य करने वाले उसी को कारक कह रहे हैं। यहाँ पे जरा देखिए, तो कारक जो पहला नाम है इसका, यहाँ पे लिखिए CO2, ये पहला कारक आपको हो गया, CO2 हो गया। नेक्स्ट कारक का नाम लिखना H2O, जिसे जल कहते हैं, इसे कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है CO2 को, और जल को बोल सकते H2O कहा जाता है। थर्ड में आपका है क्लोरोफिल। ये महाशय कहाँ पे रहते हैं, ये आपको पत्ती में ही मिलेगा, ठीक है। पत्ती में जाकर देखना, आप नहीं जाइएगा, मतलब सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है, पत्ती में आप कैसे चल जाइएगा। क्लोरोफिल, ये हो गया क्लोरोफिल के बारे में। नेक्स्ट आपका है सनलाइट, ये सनलाइट, तो ये 4 कारक मिलता है मेरे प्यारे दोस्तों, तब भोजन का निर्माण होता है। किसका, हम लोग का नहीं, पेड़ पौधा का निर्माण होता है भोजन, ठीक है। तो ये 4 कारक मिलकर पेड़ पौधा का पत्ती में ये भोजन का निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। तो ये आप लोग सीख चुके होंगे ये कारक के बारे में, कौन कौन से कारक होते हैं। तो ये भी आपको 3 मार्क्स या 2 मार्क्स तक पूछा जाता है कारक के बारे में, प्रकाश संश्लेषण कारक के बारे में। अब यहाँ पे देखिए इसके समीकरण को आपको समझाते हैं, समीकरण क्या होती है। तो यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा जाएगा सवाल कि प्रकाश संश्लेषण समीकरण को लिखें या दिखाएं या प्रदर्शित करें, तो आप लोग इस प्रकार लिख सकते हैं इस समीकरण को जो मैं आपको सिखाने वाला हूं। ओके, तो यहाँ पे लिखिएगा प्रकाश संश्लेषण समीकरण का, यहाँ पे सबसे पहला CO2, इसे क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि मैंने सबसे पहले इसी को लिखा था। इसके बाद आप लोग लिखना H2O, ओके। फिर यहाँ पे इस प्रकार एरो देना, ठीक है, तीर का चिन्ह देने के बाद आप लोग इसमें यहाँ पे लिख देना सनलाइट, और नीचे में थोड़ा सा यहाँ पे लिख देना क्लोरोफिल। क्या लिखना, क्लोरोफिल। तो जरा देखिए 4 कारक हुआ कि नहीं, पहला CO2, दूसरा H2O, तीसरा सनलाइट, चौथा क्लोरोफिल। तो ये 4 कारक मिला तो एक पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। और ग्लूकोज का सूत्र यहां पे होता है दोस्तों C6H12 और O6, इसे क्या बोल रहे हैं हम, ग्लूकोज, ग्लूकोज कहा जाता है। ओके, ये हो गया ग्लूकोज। ओके, और ग्लूकोज में आपसे बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, एग्जाम में आपको ग्लूकोज में कौन से तत्व पाए जाते हैं, पोषक तत्व। तो ग्लूकोज में लिखिएगा इसमें पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट लिख लेना आप लोग सही से, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये पोषक तत्व पाया जाता है किसमें, ग्लूकोज में, जो कि हम लोग जब चावल खाते हैं तो उसमें भी क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। और ये ग्लूकोज का जो निर्माण किया पेड़ पौधा, उसमें भी पोषक तत्व क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। तो 1 नंबर ऑब्जेक्टिव ये हो गया, 1 नंबर का ये हो गया। और ये पूरा आपको 3-4 मार्क्स का बनने वाले समीकरण भी लिखने के लिए आएगा। साथ साथ यहाँ पे थोड़ी मात्रा में H2O का निर्माण भी होता है, यानी कि जल का। और इससे जो इस प्रकाश संश्लेषण
प्रक्रिया से यानी कि इस रिएक्शन से आपको एक गैस निकलता है जिसको हम लोग O2 गैस बोलते हैं, यानी कि ऑक्सीजन। इसी को हम लोग ग्रहण करते हैं और जीवित रहते हैं, यानी कि सांस लेने के दौरान किसको लेते हैं? O2 को। अगर ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं होगा तो जीवित बोल सकते हैं हम लोग नहीं रह सकते हैं। तो पेड़ पौधा में ऑक्सीजन का बोल सकते छूटना बहुत जरूरी है, यानी कि ये गैस निकलना बहुत जरूरी है। तो ये गैस जो निकलता है ऊपर की ओर इस प्रकार लिख सकता है, ये गैस का इंडिकेट है ऊपर की ओर उड़ रहा है, ठीक ना। और उस तरफ है। अब यहाँ पे एक सवाल और आपसे पूछेगा क्या कि समीकरण को संतुलित कीजिए। तो आप लोगों को केमिस्ट्री जब मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसमें मैं आप लोग ये संतुलित करने के लिए बताता हूँ, ठीक है, बताने वाला हूँ। अगर कमेंट आप लोग कीजिएगा तो मैं इसका सेपरेट वीडियो, स्पेशल वीडियो आप लोग को देने वाला हूँ संतुलित करने के लिए। ओके, तो आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग अगर सहमत है तो कमेंट कीजिए। ओके, मैं इसका स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूं। तो यहाँ पे देखिए, केवल आप लोग को यहाँ पे ये याद रखना है, यहाँ पे आंख बंद करके यहाँ पे 12 लगा दीजिए। ओके, और यहाँ पे कितना लगाना? 6। ओके, इसी प्रकार 6 यहाँ और 6 यहाँ, ये हो गया आपका संतुलित। ओके, तो ये हो गया संतुलित, यानी कि 2 6 यहाँ पे प्रयोग कर लिए, एक 12 यहाँ पे और दूसरा 6 यहाँ पे, ये समीकरण क्या हो गया? संतुलित। इसे आप लोग इस प्रकार याद रख सकते हैं अभी के लिए, फिलहाल के लिए, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में। साथ ही साथ एक ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे सिखाते हैं, बहुत प्यारा ऑब्जेक्टिव है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, ये समीकरण आपको दे दिया जाए और आपसे सवाल पूछेगा, केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 में पूछ सकता है, उस सवाल उस बुक से, उस चैप्टर से पूछेगा कि ये जो रिएक्शन है यानी कि ये जो समीकरण है कौन से अभिक्रिया है। तो कौन सा अभिक्रिया है? तो इसे लिखेगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्या? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। आप लोग समझ गए? ये रिएक्शन आपको दे देगा ऊपर में, आपसे 4 ऑप्शन पूछेगा कि प्रतिस्थापन वियोजन है, अपघटन है, और बोल सकते हो उदासीन अभिक्रिया है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है या वियोजन अभिक्रिया है। ये 4-5 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछेगा ये कौन सी अभिक्रिया है। तो कौन सी अभिक्रिया आपको मारना है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि ये समीकरण जो बोल सकते ये जो क्रिया घट रहा है सनलाइट की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में ये घटित हो रहा है, इसलिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया इसे कहा जाता है। इस समीकरण का नाम पड़ा। ओके, आगे समझाते हैं। ये जो भी मैंने यहाँ पे बात बताया इसको मैं एक फिगर के द्वारा आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, जो कि आप लोग को जब प्रकाश संश्लेषण आपको दिया जाए, डिफिनेशन और वर्णन करने के लिए बताया जाए तो आप लोग बता सकते हैं। ये भी लिखिएगा, समीकरण को लिखिए, कारक लिख सकते हैं, डिफिनेशन को डाल सकते हैं, और ये फिगर जो मैं बताने वाला हूं उसे भी आप लोग लिख सकते हैं। टोटल आपको 5 मार्क्स एग्जाम में आने वाला इस क्वेश्चन से। ओके, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं। यहां जरा देखिएगा, ये आपको हो गया इस प्रकार। ओके, ये हो गया। ये क्या है दिख रहा है आपको? ये आपका हरे भरे प्यारे क्या है? पत्तियां हैं, ठीक है। वो पत्तियां नहीं जो आप समझ रहे हैं, ये पत्ती पेड़ का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इस पत्ती को थोड़ा सा गौर से देखना, ठीक है। ये पत्ती को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, खींच दिए। अब यहाँ पे इसके बिचले हिस्से को इस प्रकार यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, हो गया। अब यहाँ से इस प्रकार हम इसको अंडरलाइनिंग करते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पे पत्ती में इस प्रकार डॉट 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 इस प्रकार छिद्र जो होता है उसको क्या बोलते हैं? अभी मैंने पढ़ाया था, उसे क्या बोलते हैं? छिद्र, यानी कि अस्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्टोमाटा, ये छिद्र को, ठीक है। तो ये दानेदार टाइप का जो है क्या छिद्र हो गया? अस्टोमाटा हो गया। अब यहाँ से पत्ती में जल कैसे पहुंचता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो पत्ती में जल पहुंचेगा कहां से? तो जल पहुंचेगा आपको रूट से। कहां से? रूट से। तो ये आपका रूट हो गया। क्या हो गया? रूट। इसी को आप क्या बोलते हैं? जड़। क्या बोलते हैं? जड़। ओके, तो जड़ से क्या होगा? जल ऊपर जाएगा, यानी कि H2O इस प्रकार आगे बढ़ रही है, बढ़ रहा है यहाँ पे H2O, और फिर ये कहाँ पे पहुंच गया? जड़ के माध्यम से, और टहनी के माध्यम से कहाँ पहुंच गया? पत्ती में ये पहुंच गया जल। तो जल जब पत्ती में पहुंचा तो अभी भोजन नहीं बनेगा, अभी एक कारक आया, दूसरा कारक को लाते हैं, ठीक है। तो दूसरा कारक यहाँ पे है, इस प्रकार आ रहा है, कि यहाँ पे जरा ये कारक एंटर कर दिया, ठीक है। इस प्रकार ये गया, यहाँ पे सेकंड कारक यहाँ पे जा चुका है दोस्तों।
तो सेकंड कारक आपका है CO2, इसे वो कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो ये कारक यहाँ पे इंटर कर चुका है और ये महाशय आए कहाँ से, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये आया आपको वातावरण से। कहाँ से आ गया? वातावरण से, ठीक है, वातावरण से आ गया। तो यहाँ पे लिखिए वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। ओके, तो यहाँ पे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि पेड़ पर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा CO2 कहाँ से आता है? तो वातावरण से। ओके, अब यहाँ पे लिया जाता है वातावरण से। एक और इसी पत्ती में बोल सकते हैं, एक और पदार्थ उपस्थित होता है जिसे आप लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। इसी को रंजक, वर्णक या रंग कहा जाता है। इसी कारण पेड़ पौधा के पत्ती जो होता है हरा दिखता है। तो इसे आप लोग लिख सकते हैं क्लोरोफिल। ओके, क्लोरोफिल हो गया। ये तीसरा कारक आपको समझा दिए। चौथा कारक आपको यहां से ला रहे हैं, ये हो गया चौथा कारक, यहां से आएगा। ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? तो ये आपका सनलाइट पा रहे हैं, ठीक है, सनलाइट। ये सनलाइट हो गया। ये सूर्य हो गया। तो सनलाइट यहां पे पार दिए इस प्रकार। अब यहां से प्रकाश आ रहा है, क्या रहा? प्रकाश आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रकाश यहाँ पे आया, पेड़ पौधा के पत्ती पर इस प्रकार पड़ रहा है, पेड़ पौधा के पत्ती पे इस प्रकार पड़ रहा है। तो यहाँ पे चौथा कारक भी यहाँ पे सनलाइट यहाँ पे मौजूद हो गया। तो ये चार कारक मिलते हैं दोस्तों, तब जाकर पेड़ पौधा का भोजन का निर्माण हो पाता है पत्ती में। तो ये मैंने फुल डिटेल से आप लोगों को समझाया। प्रकाश के बारे में नहीं बोल सकते, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के बारे में समझाया, प्रकाश फोटोसिंथेसिस के बारे में समझाया, कारक के बारे में बता दिया। तो ये आप लोग 5 मार्क्स आप लोग को छूटने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो को यहीं पे रहने देते, काफ़ी ये लॉन्ग हो चुका है, आधे घंटे का वीडियो यहाँ पे बन चुका आपको। तो फ्रेंड्स हम लोग सेकंड पार्ट में मिलते हैं, उसमें आपको बताएंगे परपोषण के बारे में, परपोषण के प्रकार के बारे में, अमीबा के बारे में और पैरामीशियम के बारे में। तो अमीबा में कौन सा बोल सकते हैं, पैरामीशियम कौन सा प्रचलन अंग होता है, ये सारी बातें, अमीबा का आकार क्या होता है, ये सारी बातें मैं सेकंड वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फिलहाल के बस इतना ही। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके जाइए, सब्सक्राइब करके जाइए और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूले, ताकि आपको जो ये चैनल है बोल सकते आगे ग्रो कर सके, बढ़ सके, आपका फैमिली का यहाँ जो ग्रुप है आगे ग्रो हो सके। ओके, तो इस सब लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।